नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरु नमो जी। नमो नमो प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पंडित जी। नमो नमो नमः। रिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणं। येषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सब्बेसि परमं हवै मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूरसर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के द्वितीय प्रकरण अर्थात कारक प्रकरण और इसी कारक प्रकरण में हम यहाँ पर संधि के जो कुछ नियम है उस संधि के नियम यहाँ पर देख रहे हैं। पहले अब तक जो देखे संधि के नियम में अवर्ण के बाद अगर ई वर्ण, उ वर्ण, रु वर्ण और लृ वर्ण आए तो दोनों मिलकर क्रमानुसार ए, ओ, अर तथा अल होता है। दूसरा नियम में हम लोग देखे थे अवर्ण के बाद ए या ए तथा ओ या ओ आए तो भी दोनों मिलकर क्रमानुसार ऐ तथा ओ होता है। उसके बाद तीसरा नियम में हम लोग देखें कि समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो स्व दीर्घ होता है। चौथा नियम में हम लोग ने देखा कि स के र के पूर्व में अ हो और उसके बाद भी अगर अ आता हो तो र का उ होता है। 5वां नंबर नियम में हम लोग देखें कि पदांत ए और ओ के बाद अगर अ आता हो तो अ का लोप हुआ है यह दिखाने के लिए अ के जगह पर अवग्रह चिन्ह लगाया जाता है। उसके बाद हम लोग नियम देखा है कि स के र के पूर्व में अ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन आए तो भी र का उ होता है। फिर बाद में हम लोग देखें कि पदांत र के बाद तालवश्य, मूर्धन्यस्य या दंत आए तो र का तालवश्य, मूर्धन्यस्य, दंत स विकल्प से होता है। उसके बाद हम नियम देखें कि पदांत र के बाद च या छ, ट या ठ, त या थ आए तो फिर र का तालवश्य, मूर्धन्यस्य, दंत से नित्य होता है। एक नियम छूट गया उसके पहले और एक नियम यहां पर देखे थे। पदांत य और व के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आता हो तो य और व विकल्प से लोप होता है। ये एक नियम देखते। अब तक देखते कि स के र के पूर्व में अवर्ण यानी अ हो, लेकिन मान लीजिए स के र के पहले आ हो तो फिर क्या करना है। उसके लिए यहां पर 9वां नियम में हम लोग देखेंगे पेज नंबर 33। 9वां नियम में यहां पर बताया गया है कि स के र के पहले आ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन आता हो। श के र के पहले आ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन आता हो तो फिर र का लोप होता है। क्या होता है वहां पर? तो फिर र का लोप हो जाता है अर्थात र निकल जाता है। क्या होना चाहिए? श के र के पहले आ हो, यानी वह र जो है वह स से आया हुआ होना चाहिए। यानी स के र के पहले आ
और उसके बाद अगर घोषवान व्यंजन हो तो फिर र का लोप होता है। तो यहां पर हम लोग देखे थे, हम जानते हैं कि विसर्ग का मतलब है र, और ये र किससे बना हुआ है, सौ से र हुआ है। तो सौ के र के पहले आ हो, ऐसे उदाहरण हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि यहां पर बालाहा गच्छन्ति, देखिए बालाहा गच्छन्ति, तब बालाहा यहां पर दिखाई दे रहा है कि विसर्ग, ये विसर्ग क्या है, श के र के पूर्व, यानी ये र है, और उसके पहले आ है, तो है सौ के र के पूर्व में क्या है, आ है, और उसके बाद क्या है, गच्छन्ति, तो ये ग आया है, तो ग क्या है, घोषवान है कि नहीं, तो ग घोषवान है। तो फिर क्या होगा कि ये विसर्ग जो है, ये विसर्ग का लोप हो जाएगा और संधि बनेगी बाला गच्छन्ति। अब ऐसे वाक्य देखकर कहीं हम ये सोचने न लग जाएं कि ये तो मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि बाला कहीं रूप है ही नहीं। क्या है, बालह बालो बालाह, विसर्ग, यहां तो विसर्ग तो दिख नहीं रहा है, विसर्ग गया कहां, तो ये विसर्ग जो है वो नियम से लोप हो चुका है। कौन सा नियम से, तो यही नियम कि सौ के र के पूर्व में आ हो, अ हो तो नहीं, सौ के र के पूर्व में आ हो, और उसके बाद अगर घोषवान व्यंजन आता हो तो फिर र का लोप हो जाता है। दूसरा उदाहरण यहां पर देखेंगे, तो जनाहा घोषयन्ति, तो जनाहा विसर्ग के पूर्व में आ है, और उसके बाद घोषयन्ति का घ है, यानी घ ये क्या है, घोषवान व्यंजन है। तो यहां भी क्या होगा, विसर्ग का लोप, और संधि क्या होगा, जना घोषयन्ति। तीसरा, सैनिकाः जयन्ति, तो यहां भी देखिए सौ के र के पूर्व में आ है, सैनिकाः विसर्ग के पूर्व में आ है, और उसके बाद ज आया है, जयंती का ज, तो ये ज तीसरा अक्षर है अर्थात घोषवान है। तो यहां भी क्या होगा, विसर्ग का लोप, अर्थात सैनिका जयंती। उसके बाद देखेंगे कि बिहगाहा डयन्ते, बिहगाहा डयन्ते, तो यहां भी सौ के र के पूर्व में आ है, उसके बाद घोषवान व्यंजन आया है, तो र का लोप हो चुका है, अर्थात बिहगा डयन्ते। शिक्षकाः दंडयन्ति, तो यहां भी शिक्षका दंडयन्ति। छात्राः धावन्ति, तो छात्रा धावन्ति। मयूराः नृत्यन्ति, तो मयूरा नृत्यन्ति। जनाः वसन्ति, तो यहां भी क्या होगा, जना वसन्ति, अर्थात सौ के र के पहले आ हो और उसके बाद अगर घोषवान व्यंजन आता हो तो फिर र का लोप होता है। इसी तरह से जो खाली जगह है वो आपको ढूंढकर यहां पर लिखना है। ऐसे उदाहरण, श के र के पहले आ होना चाहिए और उसके बाद घोषवान व्यंजन आना चाहिए। इस प्रकार के उदाहरण और सामने उसकी संधि क्या होगी, वो ये खाली जगह जो ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान को आपको पूर्ण करना है। एक बार श के र के पूर्व में आ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन आता हो तो र का लोप होता है। ऐसे कोई और नियम है जिससे र का लोप होता है? तो हाँ, और एक नियम है कि स के र के पूर्व में अवर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अवर्ण। जब अवर्ण बोला जाए तब क्या आता है? अवर्ण में अ या तो फिर आ, दोनों में से कोई भी हो। स के र के पूर्व में अवर्ण हो अर्थात अ या तो फिर आ हो तो फिर, और उसके बाद कोई भी स्वर हो, उसके बाद स्वर आए, अर्थात उसके बाद कोई भी स्वर आता हो तो भी ये र का क्या होता है? तो भी ये र का लोप हो जाता है।
प्रथम नंबर नियम में हम लोग देखे थे कि सौ के रौ के पूर्व में आ ही होना चाहिए, अ हो तो नहीं, आ ही हो, और उसके बाद अगर घोषवान व्यंजन आता हो तो फिर रौ का लोप होता है। तो वहां अवर्ण क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि उसके पहले एक नियम आ चुका है, सौ के रौ के पूर्व में अ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन आता हो तो रौ का क्या होता है? ऊ होता है। वो नियम वो पहले आ चुका है, इसीलिए वहां पर रौ का लोप नहीं होगा। लेकिन सौ के रौ के पूर्व में आ हो और फिर घोषवान व्यंजन आता हो तो फिर लोप होगा, जो कि आगे वाला नियम में हम लोग देखे, इससे पहले वाला नियम। अब यहां पर बताया गया कि सौ के रौ के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद भी कोई स्वर आता हो, स्वर ये 14 के 14 स्वर में कोई भी स्वर आता हो तो फिर रौ का लोप होता है। और लोप होने के बाद संधि नहीं होती है, लोप होने के बाद फिर से संधि नहीं होगी। लेकिन इसमें भी एक का अपवाद स्वरूप में है, शौ के रौ के पूर्व में अ हो और फिर अ आता हो तब रौ का लोप नहीं करना है, क्योंकि तब रौ का ऊ हो जाता है। वो आगे के नियम में हम लोग देखे थे, सौ के रौ के पहले अ हो और उसके बाद भी अ आता हो तो रौ का ऊ होता है। तो ये एक अपवाद स्वरूप में, बाकी सौ के रौ के पूर्व में अ हो और फिर आ हो तो लोप होगा। सौ के रौ के पूर्व में अ हो और उसके बाद ह्रस्व ई हो तो लोप होगा। लेकिन सौ के रौ के पूर्व में अ हो फिर बाद में भी अ आता हो तब लोप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक नियम पहले हम लोग देख चुके हैं। कौन सा? कि सौ के रौ के पूर्व में अ हो और उसके बाद भी अ आता हो तो फिर रौ का लोप हो जाता है। उसी प्रकार सौ के रौ के पूर्व में आ हो और उसके बाद अ आए तो लोप होगा, क्योंकि सौ के रौ के पूर्व में अवर्ण, अवर्ण में अ आता है, आ आता है, दोनों आता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक का, जब अ के साथ देखेंगे, अ के साथ 13 स्वर अ को छोड़कर, लेकिन सौ के रौ के पूर्व में आ के साथ देखेंगे तब 14 स्वर देखना है। उदाहरण के लिए तो यहां पर देखिए, बालह यहां पर बालह आगच्छन्ति नहीं, यहां पर क्या करना है? आगच्छति, नौ नहीं होगा, नौ को निकाल देना है। बालह आगच्छति, क्या करना है? यहां भी आगच्छन्ति नहीं होगा, क्योंकि यह एक वचन है, इसलिए यहां भी क्या होगा? एक वचन ही होगा। ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, इसको सुधार लेना है। ये बालह आगच्छन्ति ये सही है कि गलत है? बोलिए, बालह आगच्छन्ति सही है कि गलत है? बालह आगच्छन्ति सही कि गलत? गलत है, गलत है, गलत है ना? क्यों गलत है? बाला होता तो हाँ, क्योंकि बहुवचन होता। कर्ता एक वचन में है तो फिर क्रियापद भी किसमें होना चाहिए? एक वचन। एक वचन। लेकिन आगच्छन्ति ये एक वचन है कि बहुवचन का है? बहुवचन। बहुवचन का, इसलिए यहाँ पर आगच्छन्ति नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? आगच्छति। सही है। तो इसी प्रकार की यहाँ पर बालह आगच्छति, यहाँ जो देखे कि बालह आगच्छति, ये नौ को निकाल देना है। तो देखिए, सौ के रौ के पूर्व में अवर्ण, अवर्ण बोला जाए यानी क्या आता है? सौ के रौ के पूर्व में अ आया है, बालह विसर्ग में क्या है? अ है कि नहीं? यानी विसर्ग से पहले अ है तो है, और उसके बाद आगच्छन्ति, तो आ क्या है? स्वर है कि नहीं? तो स्वर है। कितने स्वर? तो स्वर यहां पर कितने हैं? 14। कितने स्वर आता है? 14। ये 14 स्वर में कोई भी स्वर आए, चाहे वो अ हो, आ हो, ई हो, ऊ हो, रू हो। अब प्रश्न आता है कि तो फिर यहां आ से ही क्यों स्टार्ट किया, अ से क्यों नहीं स्टार्ट किया? बोलिए, कौन बोलिएगा कि यहां पर आ से स्टार्ट क्यों किया? क्या अ स्वर नहीं है? अ स्वर यहां पर नहीं है। गुरुजी अ के लिए दूसरा नियम है ना। हाँ, होगा अ के तो लिए वो है। नियम पहले आ चुका है। अगर यहाँ पर अ होता तो फिर लोप नहीं होता। क्यों? क्योंकि सौ के रौ के पूर्व में अ और उसके बाद भी अ आता हो तो रौ का ऊ होता है। लेकिन यहाँ पर नियम क्या बोला गया है कि रौ का क्या होता है? लोप होता लोप हो है। जाता है। तो इसीलिए वो अ को छोड़कर कोई भी स्वर आए, क्या सौ के रौ के पूर्व में अ हो और उसके बाद कोई भी स्वर आए तो फिर क्या होगा? लोप होगा। लेकिन उसके बाद दूसरा, सौ के रौ के पूर्व में मान लीजिए यहां पर आ हो और उसके बाद अ आता हो तो फिर क्या होगा? सौ के रौ के पूर्व में आ हो और उसके बाद अ आता हो तो फिर लोप होगा कि नहीं होगा? होगा। नहीं होगा। होगा। सिर्फ एक में नहीं होगा, कहां?
कि और उसके बाद यानी अ र अ ये अगर हो तो इसमें लोप नहीं होगा। इसमें र का क्या होगा, ऊ होगा। बाकी कोई भी सिचुएशन हो, अ के जगह यहां पर आ हो तो, और फिर बाद में अ आता हो तो लोप होगा। सिर्फ एक ही अपवाद जो पहले वाला हम लोग नियम में सीख चुके हैं, इसीलिए यहां पर अ से स्टार्ट नहीं किया, कहां से स्टार्ट किया, आ से स्टार्ट किया। इसलिए बालह आगच्छति क्या होगा, संधि, तो विसर्ग का लोप हो गया, अर्थात रहा क्या, बाल और आगच्छति। अब यहां भी देखिए, यहां भी संधि होने की संभावना है कि नहीं है, नियम को सोचिए, संधि होने की संभावना है कि नहीं है ना, संधि होने की संभावना है। कौन सी, समान स्वर, ये अ क्या है, समान स्वर है कि नहीं, समान स्वर कितने, स्वदीर्घ स्वर हो जाएगा गुरु जी, बाला गच्छति, यानी कितने समान स्वर है, 10 समान स्वर है। इन 10 में अ आता है कि नहीं आता है, आता है। और उसके बाद 100 समान स्वर, आ क्या है, 100 समान स्वर है कि नहीं, अवर्ण का ही अवर्ण, ये 100 समान स्वर है, तो 100 समान स्वर है तो वो नियम लगना चाहिए ना कि असमान स्वर के बाद 100 समान स्वर आए तो क्या होता है, स्व दीर्घ होता है ना, अ प्लस आ बराबर क्या होता है, आ होता है ना। ये होने की संभावना है, लेकिन क्या बोला गया है, एक बार संधि का नियम लग चुका है। कौन सा नियम लगा है, विसर्ग का लोप किया कि नहीं, र का लोप किया, तो ये यही बोला है कि एक बार और लोप हो जाने के बाद, उसके बाद अर्थात लोप हो जाने के बाद फिर से संधि नहीं होती। लोप होने के बाद क्या है कि फिर से संधि नहीं होती। इसलिए यहां पर बालागच्छति नहीं करना है, क्या करना है, बाल आगच्छति, ये संधि का यहां पर नियम यहां पर पूर्ण हुआ, क्योंकि एक संधि से हम क्या उसे लोप कर दिए, लोप करने के बाद फिर से अगर संधि होने की संभावना हो तो भी संधि नहीं होगी। दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। दूसरा, जनः इच्छति, आ का देखे, अब ह्रस्व ई का देख रहे हैं। जनः इच्छति, तो स के र के पूर्व में अवर्ण, अवर्ण है कि नहीं है, अ आया तो अवर्ण में अ आए या तो ए आए, तो इसीलिए क्या है, स के र के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर, ह्रस्व ई स्वर है तो फिर क्या होगा, लोप होता है। तो यहां पर लोप हो गया। फिर यहां पर जन इच्छति, तो यहां भी संधि होने की संभावना है कि नहीं है। कौन सा, अवर्ण के बाद ई वर्ण, अ प्लस ई, तो क्या हो जाता है, अ प्लस ई करने से ए होता है, लेकिन यहां पर संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि एक नियम से पहले हम लोग विसर्ग का लोप कर चुके, लोप होने के बाद संधि नहीं होती है। उसी प्रकार वेद्यः इक्षते, यहां भी विसर्ग का लोप हो गया, तो क्या होगा, वेद्य इक्षते। उसके बाद अर्जुनः उवाच, तो अर्जुन उवाच, यहां भी अवर्ण और उवर्ण दोनों मिलकर ओ होना चाहिए था, लेकिन एक बार संधि होने के बाद, यानी संधि का नियम से लोप होने के बाद उसकी संधि नहीं होती है। उसके बाद रामः ऊर्जाम, तो क्या हो जाएगा, राम ऊर्जाम। रतिलालः रुषिम, रतिलालः रुषिम, आगे जो है रतिलालः रुषिम नमति, सिर्फ जहां पर यहाँ पर संधि का जो लिया गया उतना ही यहाँ पर देखें, ये वाक्य पूर्ण नहीं किया गया है। रतिलालः रुषिम, तो यहां भी स के र के पूर्व में अवर्ण है, उसके बाद रु अर्थात स्वर आया है, तो फिर क्या होगा, विसर्ग का लोप, अर्थात ये र का लोप हो गया, यानी रतिलाल रुषिम। मयूरः एक, यहां भी क्या हो जाएगा, मयूर एक। देवः ऐश्वर्यम, तो यहां क्या हो जाएगा, देव ऐश्वर्यम। उसके बाद ओ वाला देखते हैं, नृपः ओदनम, तो नृप ओदनम। साधकः औषधम, साधक औषधम। बालः अट, यहां पर बालः अटंति नहीं, अब आ वाला देखेंगे, यहां गलत है, क्या होगा, बालः के जगह क्या होगा, बालाह। हाँ, तो इसको सुधार लीजिएगा, यहां सही किया गया, यहां पर गलत है, यहां पर क्या होगा, बालाह, यानी बालाह अटंती। अब यहां पर देख लीजिए, अ वाला पूर्ण हुआ, अब स के र के पूर्व में आ से स्टार्ट करते हैं। बालाह अटंती, तो देखिए स के र के पूर्व में अवर्ण और उसके बाद अटंती, अ यानी कोई भी स्वर आता हो तो फिर लोप होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, बाला अटंती।
जनाः आगच्छन्ति, तो जना आगच्छन्ति, नृपाः इच्छन्ति, नृपा इच्छन्ति, छात्राः इक्षन्ते, छात्रा इक्षन्ते, विहगाः उड्डयन्ते, विहगा उड्डयन्ते, समुद्राः ऊर्मिं, समुद्रा ऊर्मिं, भक्ताः ऋषभं, भक्ता ऋषभं, बालाः ऐधन्ते, बाला ऐधन्ते, नृपाः ऐश्वर्यं, नृपा ऐश्वर्यं, छात्राः ओम, तो छात्रा ओम, जनाः औषधम, जना औषधम। अर्थात नियम क्या बोला गया है कि स के र के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद भी अगर कोई स्वर आता हो तो फिर र का लोप होता है। और एक बड़ी बात कि लोप होने के बाद फिर से संधि नहीं होगी। ये जो है कि ये नियम के अनुसार ये समझना है। हाँ बोले, क्या प्रश्न है? कौन है? स्नेहा बेन। गुरुजी पता कैसे चलेगा कि कौन सा नियम कहाँ लगाना है? ये तो याद रखना है, बारंबार इसको याद रखना है। जब भी वाक्य बना है, जब भी ये वाक्य बना है, तब हमारे ये मन मस्तिष्क में चलना चाहिए कि यहाँ कोई भी नियम लगता है कि नहीं लगता है। आप सिर्फ ज्यादा नहीं 5-7 पाठ कीजिए, जब यहाँ पर वाक्यानुवाद करेंगे तब आप ही खुद ही ये समझ पाएंगे कि कहाँ क्या नियम लगाना है। ये नियम को हमें याद करना है और याद करने से के साथ साथ ये नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि इस भाषा में जहां संधि होती है वहां अवश्य में वो संधि करनी होती है। जब हम वाक्यानुवाद आदि अब करेंगे तब वहां पर एक नियम बनाया गया है कि कोई भी संस्कृत वाक्य हो तो उस संस्कृत वाक्य को पहले उसका संधि विच्छेद करनी है और संधि विच्छेद करने के बाद अर्थ करना है। अगर हिंदी का संस्कृत करना हो तो पहले संधि रहित लिखना है, यानी जो मूल विभक्ति में जहां जहां आता है उसको लिखना है, और फिर दूसरा में वो संधि के साथ फिर से वाक्य को लिखना है, ताकि हमें याद रहे कि कहाँ संधि करनी है और कहाँ संधि नहीं करनी है, कौन से नियम से संधि हुई है, क्यों हुई है, किस लिए हुई है, यहाँ पर कौन सा नियम लग सकता है। ये सारे के सारे पैमाने को देखते हुए हमें वाक्य बनाना है जब हम वाक्यानुवाद करेंगे। जी ओके, A81 क्या प्रश्न है? गुरुजी एक तो ये जो लास्ट वाला है जना प्लस औषधम, गुरुजी ये क्या जनौषधम हो सकता है क्या गुरुजी? कभी बिल्कुल मैंने शायद नहीं, हिंदी में या कहीं पे संधि नहीं, पढ़ी थी तो ये जनौषधम था इसमें। नहीं होता है। नहीं होता है ना गुरुजी? वो गलत था यदि था तो? कौन सा? यदि उन्होंने जनौषधम कर रखा था तो गलत था, इट मीन्स। इस नियम से नहीं होता है, आगे के नियम से होता है। होता है। आगे के मैंने नियम कहीं से पढ़ा होता था, है। मैंने जैसे ही पढ़ा मुझे याद आया हाँ, कि तो जनौषधम मैंने जनौषधम कहीं होता पढ़ा है। था। हाँ होता है, उस समय वह समास में करना है। किसमें करना है? समास में करना, समास समास में में। करना है। जब समास में करेंगे तब वहां पर करेंगे जनानाम औषधम, तब वहां पर ओके। जन शब्द आएगा। समास में हाँ मूल शब्द क्या आ जाएगा वहां पर? जन, बुllshit। और उसके बाद औषधम करना है, यानी जनानाम औषधम इति जनौषधम होता है। कब होगा? हाँ, वो समास वो में। शब्द वो शब्द पढ़ा था इसलिए ध्यान आया। तो वो अच्छा किसमें गुरुजी। होगा? समास में करना है। यहाँ पर क्या दिखाएगा कि यहाँ पर विभक्ति के साथ इस प्रकार का अगर छूटा छूटा दिया है तब उस समय जनाहा औषधम, तब वहां पर जना औषधम ही होगा इस नियम से। जी गुरुजी, एक एक संशय और था, यदि आप कर सकते तो। गुरुजी संस्कृत में कहाँ तक आएगा? कहाँ तक आएगा मतलब? गुरुजी एग्जाम आने वाली है, आप बता देते तो थोड़ी सी सुविधा हो जाती। हम ये रिपीट तो कर रहे हैं पर थोड़ा सा कि आएगा वहां तक, तो देखिए, उसको हम ये जहां पहले ले तक, लें। ये एग्जाम कब है? गुरुजी 15 दिन ही तो बचे हैं अब तो। एग्जाम का डेट दिया जुलाई। गया ना? हाँ, तो ये एग्जाम का 5 डेट आप अगस्त लोग को दिया गया है, रिवीजन भी तो करना है। अगस्त में है ना? 5 हाँ अगस्त से गुरुजी, चालू पर हो रहा है। अब हाँ, तो बच्चा अगस्त में सीखता है। तो अगस्त 5 से में तो तो दूसरी एग्जाम उसके, भी शुरू हो जाएगी ना गुरुजी। हाँ तब बस मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिए ना। अगर आप ही बोलते रहोगे तो फिर मुझे बोलने का मौका इच्छा कहाँ में दुकड़म मिलेगा? गुरुजी, हाँ? इच्छा में दुकड़म। हाँ, आपका प्रश्न ये है कि कहाँ तक ये आने वाला है। सही बात है। आपको ये एक बार इससे पहले रिकॉर्डिंग जो भेजा गया था उस रिकॉर्डिंग में लगभग आप पुनरावर्तन लगभग आप अभ्यास कर चुके होंगे।
फिर साथ साथ में यहाँ जो देख रहे हैं कि उसी का हम लोग यहाँ पुनरावर्तन आदि कर रहे हैं कि कुछ रिकॉर्ड करके मैंने यहाँ से गया था तो शायद उसमें तकलीफ होगी, तो यहाँ पर वही तकलीफों को निकालते हुए लगभग लगभग ये विभक्ति जो है कि विभक्ति का जहाँ तक चल सके, यानी प्रथमा विभक्ति तो पूर्ण कर दिए, प्रथमा विभक्ति जी। पूर्ण हो चुका है ना, लगभग लगभग मेरे ख्याल से 5 विभक्ति तक तो होगी ही होगी। आज कितने तारीख हुए? आज 12 की 13, आज 12 तारीख है ना, हाँ, लगभग 1 महीना हमारे पास टाइम है। जी। तो 1 महीना में लगभग नहीं है लगभग कुछ और 1 ऐसे महीना। 4, हाँ जी, लगभग लगभग मेरे ख्याल से और 4 विभक्ति हो जानी चाहिए, गुरु जी 1 महीना यानी कहाँ है? यानी 5 अच्छा, विभक्ति। आज 13 तारीख है गुरु जी। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे मतलब उतना गुरु कुछ, जी गुरु जी 5 विभक्ति तक आने की संभावना है। हाँ हाँ 5 विभक्ति या 6 विभक्ति, देखिए जहां तक चलता है लगभग लगभग इतना तो रखे कि 5 विभक्ति तक तो आएगी ही आएगी। पुराना रिवीजन लेकिन रिवीजन गुरु जी एक बार आप 5-6 दिन पुराना भी रिवीजन करवाना ना, क्या एक बार रिवीजन भी करवाना ना। बराबर। रिवीजन भी करना है? आगे देखिए, अब ये बारंबार आप रिवीजन ही करोगे फिर आगे बढ़ोगे कैसे? हमारे एक टारगेट यहाँ पर दिया गया है ना कि इतने टारगेट में उसे पूर्ण करना है। एक्चुअल क्या था, ये तो इन परीक्षा से पहले ये भाग भी पूर्ण हो जाना चाहिए था। हाँ, गुरु जी आपने कहा था 2.5 आएगा 2.5 पहले, मतलब 2 ये पूरे और 1 आधा वो एक और ये ना, तीसरा वाला है, ऐसा एक पहले आपने बोला था कभी। एक पूरा और ये दूसरा भाग ये लगभग पूर्ण हो जाना था, लेकिन उसका आधा तक मान के चलिए, ठीक है, लगभग ठीक है। पंचमी विभक्ति तक मान के चलिए। जी गुरु जी, प्रणाम। 25 पार्ट गुरुजी 25 पार्ट સુધી ये प्रैक्टिस बुक के अनुसार पंचमी विभक्ति, हाँ तो उसमें आप यहाँ पर पंचमी विभक्ति 25वां पाठ में ही आता है। अब हम पुस्तक से नहीं, किससे चला रहे हैं? प्रैक्टिस बुक से चला रहे हैं ना। हाँ तो ओके। इस प्रैक्टिस बुक के अनुसार जहां तक हो लगभग लगभग पंचमी विभक्ति तक। ओके चलिए, और किसका प्रश्न है जल्दी जल्दी पूर्ण कीजिए, उसके बाद आगे का संधि के नियम में गुरु जी जाएंगे। पेज नंबर 33 हाँ जी बोलिए। બાલા બહુવચન છે ને, हाँ અને ગચ્છન્તિ ક્રિયાપદ પણ બહુવચન થાય। तो ये तो हम पहले ही बोल दिए हैं। हाँ 33 ना, में नहीं, बालाहा मैं क्या- गच्छन्ति, तो यहाँ भी तो बालाहा भी ये बहुवचन है, इसलिए तो यहाँ पर गच्छन्ति बहुवचन किया गया है। हाँ ना, फिर आपने अभी गच्छति मैंने एक्चुअली में कल और परसों यहाँ 2 नहीं दिन किया। के क्लास किए नहीं है, मगर ये गच्छन्ति का गच्छति किया तो इधर भी बाल होएगा ना। हाँ तो ये आगे वाला नियम में हम बोले थे, कहाँ पर बोले थे? ये गच्छति वाला कहाँ 33 पर? पेज नंबर पे 33 33 में बालाह गच्छन्ति ये तो सही है, इसके 33 में नहीं बोले थे, हम बोले थे लगभग यहाँ पे बोले। नहीं 33 में लास्ट लाइन में बोले, 34 में बोला गया, 34 में। 4 में हाँ 33 में नहीं, 34 में बालह आगच्छन्ति, बालह के साथ आगच्छन्ति कभी नहीं होता है, बालाह के साथ होता है, 34 में बोला। हाँ ना, वही बहुवचन दोनों बाला गच्छन्ति दोनों बहुवचन हो गए ना, मेरा कहने का मतलब ये है। अरे 33 में बालाह गच्छन्ति सही है, 34 का हम बोले थे ना। 34 में क्या उदाहरण था? सौ के र के पूर्व में अवर्ण हो और उसके बाद भी कोई स्वर आता हो तो यहाँ पर अवर्ण में अ आता है तो बालह आगच्छन्ति यहाँ जो हाँ, लिखा हाँ, गया हाँ, था राइट, ये राइट। गलत है, हाँ, हाँ, गुरु, राइट, आगच्छति राइट। करना है। राइट, सॉरी राइट। नहीं, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हुआ और मैंने 2 दिन से क्लास नहीं किया था, तो पूर्ण इसलिए। कीजिए, क्लास पूर्ण कीजिए। ठीक, चलिए नहीं करूंगी सर, कल करूंगी। चलिए अभी अब एग्जाम आगे था। बढ़ते हैं, बहुत टाइम गया इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। पंडित जी मेरा 2 हाँ जी प्रश्न बोलिए। था सर, 2 प्रश्न था। हाँ इसमें जी। जितने भी उदाहरण हमने यहाँ पे देखे हैं, सबका अर्थ मेरे को पता नहीं चल रहा है। अर्थ धीरे धीरे पता चलेगा, अभी सिर्फ उदाहरण कहाँ क्या लगता है वो ठीक यहाँ पर रखें, अर्थ धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, जब पूर्ण कर लीजिएगा पहली बुक सब पता चल जाएगा आपको। आप अभी कहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है और इस नियम लगने से क्या परिवर्तन रूप होता है, क्या संधि होती है, उसको अभी ध्यान में रखना है। और सर दूसरा प्रश्न ही था कि जितने भी अपने फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए बोले कि अपने को ढूंढ के शब्द लगाने का, हाँ वो वो आपको शब्द मेरे ढूंढना को पता नहीं पड़ेगा। चल रहा है कि कौन सा शब्द ढूंढने का, कैसे करे सर वो?
ऐसे शब्द देखिए, जहाँ जहाँ शब्द मिल रहा है संस्कृत का, पुस्तक देखिए, संस्कृत पुस्तक में संस्कृत का जहाँ जहाँ वाक्य मिल रहा है उस वाक्य को देखिए कि यहाँ संधि होने की संभावना है कि नहीं। ये इसलिए छोड़ा गया है जगह ताकि आप अपना भी उत्साह बताकर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके यहाँ पर लिख सके। अगर आप ऐसे लिख सकोगे तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा, अपने आप में आएगा, हाँ इस प्रकार से मैं कर सकता हूं, इसलिए ये जगह छोड़ दिया गया है। वो अलग अलग पुस्तक देखिए, अलग अलग पुस्तक में कहाँ क्या मिल रहा है। छोटे छोटे पुस्तक होंगे, बहुत सारे पुस्तक होंगे, ऑनलाइन भी बहुत सारे मिलते हैं। तो ऐसे कहीं भी कथा हो, छोटी छोटी कथा हो, उसमें सामान्य वाक्य आदि हो, वहाँ भी मिलता है। या तो नहीं तो अभी जहाँ जहाँ स्कूल आदि के पुस्तक में भी इस प्रकार के वाक्य, संस्कृत के वाक्य, छोटे छोटे वाक्य मिलते हैं। तो वहाँ तो संधि तो बहुत सारे संधि मिलती है, और संधि ये संस्कृत में एक हृदय के स्थान पर ये संधि है, इसलिए वहाँ वो सब ढूंढ कर आपको लिखना है। ओके, थैंक यू। पंडित जी हाँ जी बोलिए। प्रणाम। जो पहला नियम देखा था ना, उसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए डाउट है, हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ सूर्य प्लस इंद्र, यानी कि अन्य पुरुष का लिया हुआ है। तो इसमें हम प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का लेके कर सकते हैं क्या? अहम प्लस इंद्र ऐसा लिख सकते हैं, अहम इंद्र। तो तब ए नहीं होगा। हमारा नियम क्या था? अवर्ण के बाद ई वर्ण, अहम अंत में क्या आया? म आया। तो म म क्या में अ है? है, म क्या है? म आधा म स्वर की व्यंजन, व्यंजन है। नियम। अब बरोबर। देखिए, अब नियम को याद कीजिए। 100 के वहां पर नियम क्या था? अवर्ण होना चाहिए और उसके बाद ई आना चाहिए। अहम करेंगे तो अवर्ण अंत में तो आता नहीं है, और उसके बाद बरोबर। ई आता है, सही है। तब वहां पर क्या होगा? अहमिंद्र होगा, अहमेंद्र नहीं होगा। और जबकि यहाँ सूर बरोबर। शब्द है, सूर, तो सूर शब्द में अ आया है, अ के बाद ई आया है, इसलिए सुरेंद्र हुआ है। ओके, यानी कि मह प्लस इंद्र, देव प्लस इंद्र वो लिख सकते हैं, यानी कि हाँ, ओके। एक और प्रश्न है, जैसे इंद्र ह लिखा है तो वो विसर्ग क्यों लिखा है? हम डायरेक्टली इंद्र खाली नहीं लिख सकते? नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु जब लिखना हो वो विभक्ति के साथ ही लिखना है। ओके जी, ओके, प्रणाम। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर जो नियम अभी अभी हम लोग देख रहे थे वही नियम है यहाँ पर कि पदांत य और व के पूर्व में पद के अंत में क्या होना चाहिए? य होना चाहिए, या तो फिर पद के अंत में वो होना चाहिए। कि पदांत य और व के पूर्व में, अर्थात पहले क्या हो? तो अवर्ण। अवर्ण मतलब अ या तो आ। कहां पर? पद के अंत में वो हो या तो फिर पद के अंत में य हो। उसके बाद कोई भी स्वर आए। तो स्वर कितने हैं? 14। ये 14 जो लिखा है, ये कोई भी स्वर आता है तो फिर क्या होता है? तो ये वो और य जो दिया गया है ये विकल्प से लोप होगा। अर्थात एक बार लोप होता है और एक बार लोप नहीं होता है। ये एक नियम है। तो इसी प्रकार जब भी नियम को हम अभ्यास करें, नियम का हम जब भी पढ़ें, तो पहले ये नियम क्या कहना चाह रहे हैं उसको आप एक नोट में चित्रित कीजिए। ये अगर ये चित्रित करते जाएंगे तब सिर्फ 2-3 उदाहरण देखने के बाद ऑटोमेटिकली और बहुत सारे उदाहरण हम लोग बना सकते हैं। नियम जो बोला गया है उसको व्यवस्थित पढ़कर उसको चित्रित करें। पहले क्या बोला गया है कि पदांत व और य होना चाहिए, तो यहां पर हम लिख दिए कि व और य। कहां पर होना चाहिए? वो पद के अंत में। पदांत का मतलब पद के अंत में। और उसके बाद करके उसके पहले अवर्ण, यानी इससे पहले, वो के पहले यहां पर लिख दिए अवर्ण, अर्थात अ या आ हो। और उसके बाद स्वर, तो स्वर के जगह यहां पर हम 14 लिखे, उनकी संख्या लिख दिए। तो ये एक फॉर्मेट बन गया। इस फॉर्मेट में अब कुछ भी आता हो तो वहां पर ये नियम अप्लाई करना है। क्या होता है तब? तो वो और यो का जो है विकल्प से लोप होता है। लास्ट क्लास में हम बात किए थे कि विकल्प का मतलब क्या है? हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। हाँ, हो भी सकता है या तो फिर नहीं भी हो सकता है, दोनों।
यानी दोनों में से कोई एक चीज यहाँ पर पसंद करना है, यानी कर भी सकते हैं तो नहीं भी कर सकते, जो कि हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोनों उदाहरण देंगे, एक बार लोप करके और एक बार लोप करे बिना। लेकिन इतना है कि जब लोप हो जाए उसके बाद संधि नहीं होती है। लोप करने के बाद संधि य और वो का लोप, जैसे अभी अभी आगे हम लोग देखे थे, रॉ के बाद रॉ का लोप हो जाने के बाद फिर से संधि होती थी, नहीं होती थी। उसी प्रकार यहां भी य और वो का लोप हो जाने के बाद संधि नहीं होगी। तो देखिए नियम याद कर लीजिए, नियम क्या बोले कि पद के अंत में क्या होना चाहिए, य और य। य या तो व। तो पहले य वाला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, य वाला उदाहरण। तो ये क्या है, बंदतई। बंदतई यहाँ पर जो है कि ये क्या है, य आया कि नहीं, कहां से आया है, तो देखिए बंदते आचार्य। तो बंदते आचार्य, यहाँ भी एक नियम लगा है। कौन सा नियम, वो आए हाँ सही नियम, सही है वहां पर। कौन सा, ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या होता है, आए होता है। आई, ए का आई होगा, ऐ का आई होगा, ओ का अब होगा और औ का आब होगा। तो यहाँ पर ए के बाद क्या आया है, ए के बाद आचार्य का आ आया है कि नहीं, तो फिर ए का क्या होगा, आई होगा। तो आई हो जाने के बाद अब ये क्या बनेगा, बंदतई हुआ कि नहीं, बंदतई, ये बंदतई हो गया। अब इस नियम पे हम आते हैं कि पद के अंत में य हुआ कि नहीं, ये य कहां पर है, पद के अंत में है, तो है। तो उसके पूर्व में अवर्ण, अवर्ण का मतलब या तो आ, इन दोनों में से कोई एक हो। तो देखिए य के पूर्व में क्या है, अ है, क्या है, अ है। कहां पर अ है, तो में अ है। तो नियम देखिए, नियम के साथ पदांत य है, उसके पूर्व में अवर्ण में से अ है। अब बाद वाला में देखते हैं, य के बाद, य के बाद क्या है, तो वो देखिए कि पदांत आचार्य। पदांत य के बाद यहाँ पर कोई भी स्वर, तो ये आ क्या है, स्वर है कि चालू नहीं, की फट से नोट डाल देती है। कौन बोल रहे हैं ये, जिसका आवाज आ रहा है वो म्यूट कर लें, या तो मैं सभी को म्यूट कर दूं यहां से। कोई भी अभ्यास का स्थान हो वो निर्जन होना चाहिए, सही मायने में वो निर्जन होना चाहिए। क्योंकि आपके एक डिस्टर्ब से, कि ये तो वर्चुअल है, एक वर्चुअल से ये क्या होता है, आपका एक कोई बोलने से, एक डिस्टर्ब से जो लिंक चालू है, तो उनमें जितने सारे हैं उनको अंतराय करने का पाप हमें लगता है। और अंतराय का पाप से ज्ञानावर्णीय कर्म प्रचुर प्रमाण में बंधाते रहता है। अतः ये किसी को अंतराय न हो, ऐसे ध्यान रखना चाहिए। चाहे यहां से म्यूट किया हो या तो अनम्यूट किया हो, हमारा चित्त एकाग्र चित्त ही यहाँ होना चाहिए। मिच्छामि दुक्कडम बोलना पड़ा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, नियम में फिर से आते हैं। पदांत य और व के पूर्व में पहले य वाला देख लेते हैं। बंदतई पद के अंत में य आया, उसके पूर्व में अवर्ण, तो ये अ आया है। और उसके बाद भी कोई स्वर, यानी स्वर कितने हैं, तो 14 स्वर है। ये 14 स्वर में कोई भी स्वर अगर आता हो तो फिर क्या बोला गया, ये य का जो है वो विकल्प से लोप होता है। एक बार लोप करना है और एक बार लोप नहीं करना है। एक बार लोप कर देते हैं, य का लोप कर दे तो रहेगा क्या, बंदत आचार्य। अब प्रश्न आ जाता है यहाँ पर, अरे रे रे बंदत आचार्य आ गया, ये बंदत तो कौन सा रूप है, क्योंकि हम बंद धातु का रूप कर चुके हैं। बंदे, बंदावहे, बंदामहे, बंदसे, बंदे थे, बंदद्वे, बंदते, बंदे ते, बंदनते, लेकिन बंदत तो कहीं आया ही नहीं है। ऐसे प्रश्न आ जाएगा। और यहाँ पर सामने आचार्य है तो ये मिसप्रिंटिंग है, बंदत नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बंदते। लेकिन ये मिसप्रिंटिंग नहीं है, ये नियम से बंदत हो चुका है। किससे, नियम से। कौन सा नियम,
तब यहाँ पर आना चाहिए। एक्चुअल बंदते ही था, तो बंदते था तो बंद तो क्यों किया? तो पहले तो ए के बाद कोई स्वर आया है, इसलिए ए का अय हुआ है, जिस कारण बंदतय हुआ। और बंदतय होने के बाद कि पद के अंत में य हो और उसके पहले अवर्ण हो और उसके बाद भी कोई स्वर आता हो तो य का लोप हो चुका है, तो इसीलिए बंदत आचार्य। और लोप होने के बाद संधि नहीं होती है, यहाँ संधि होने की संभावना है, समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो सदीर्घ होती है, लेकिन एक बार य का लोप हो चुका है, इस कारण से यहाँ पर संधि नहीं होगी, जिस कारण ये बंदत आचार्य हुआ है। अगर नहीं करे तो य का लोप नहीं करे तो बंदत ही तो था ही, उसके साथ कोई व्यंजन आधा हो और उसके बाद स्वर आता हो तो व्यंजन और स्वर परस्पर मिल जाता है, तो व्यंजन और स्वर का परस्पर मिलन हो जाता है, जिस कारण क्या होगा? बंदतयाचार्य। दोनों कर सकते हैं, क्या? बंदत आचार्य या तो फिर बंदतयाचार्य। एक बार लोप किए, यहाँ पर लोप नहीं किए। उसी प्रकार वर्धतई इच्छा, तो एक बार य का लोप कर देंगे तो वर्धत इच्छा, लोप नहीं करेंगे तो वर्धत इच्छा। भासतई ईश्वर, एक बार लोप कर देंगे तो भासत ईश्वर, नहीं करेंगे तो भासत ईश्वर। उसी प्रकार से यहाँ पर वृक्ष अत्र, एक्चुअल क्या था? ये वृक्षव अत्र, वो का ले लेते हैं, तो वृक्षव अत्र, तो वो का लोप कर दिए तो वृक्ष अत्र, नहीं लोप करेंगे तो वृक्षवत्र। विष्णव आगच्छ, तो यहाँ पर क्या होगा? विष्णव आगच्छ। विष्णव जो है यहाँ पर ये विष्णु शब्द था और ओ का ही यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर क्या कर दिए? स्वर के ये नियम से ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ का अब होता है, इस कारण से विष्णु आगच्छ, विष्णव आगच्छ। गुरव इच्छ, तो गुर इच्छ अथवा तो गुरव इच्छ। सत्रव इक्षस्व, तो एक बार होगा सत्र इक्षस्व, अगर नहीं करे लोग तो सत्र विक्षस्य। भानव उदय, तो भान उदय अथवा तो भानवुदय। रीपव ऊर्ध्वम, तो रीप ऊर्ध्वम अथवा तो रीपवूर्ध्वम। सरलायै अर्पयति, एक्चुअल सरलायै है, क्या है? ए के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या होता है? आई होता है ना, तो वो आई वाला यहाँ पर देखें, सरलायै अर्पयति, उसी का क्या हुआ? सरलायै अर्पयति। य का लोप कर देंगे तो सरलाया अर्पयति, और इसी का लोप नहीं करेंगे तो सरलायार्पयति। इसी प्रकार से अर्थात पद के अंत में य या तो वो हो, उसके पहले अवर्ण हो और उसके बाद कोई भी स्वर आता हो तो य और वो का विकल्प से लोप होता है। ये नियम यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब जो है कुछ शब्द आदि जो है ये आप पढ़ के आइएगा। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 37। यहाँ पर ये सारे शब्द दिया गया है अकारांत पुल्लिंग शब्द, साथ सामने सामने उसका अर्थ भी दिया गया है। अब इसका जो कि चूंकि आप सातों सात विभक्ति याद कर लिए होंगे, जैसे कि बालह बालो बालह बालम बालो बालान, इस तरह से याद कर लिए होंगे, तो उसी का कम से कम हर रोज ये दो दो वाक्यों को याद कर लीजिए। बालह अगर संपूर्ण कंठस्थ हो चुका है तो फिर ये सब रूप बोलने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अच्छा, बालह उसके जगह कर्ता एक वचन में क्या होगा? अगर आचार्य शब्द ले तो आचार्य। कर्ता द्विवचन में बाल शब्द का क्या आता है? बालो। तो यहाँ पर आचार्य शब्द, सिर्फ शब्द बदलना है। आचार्य शब्द का क्या होगा? आचार्यो। प्रथमा यानी कर्ता बहुवचन, बाला शब्द का बाला। तो अब आचार्य शब्द लिए तो आचार्य। अब मान लीजिए कूर्म शब्द है, कूर्म शब्द का कर्ता एक वचन कूर्मः, कर्ता द्विवचन कूर्मो, कर्ता बहुवचन कूर्मः। नृप शब्द हो, नृप शब्द का कर्ता एक वचन नृपः, द्विवचन नृपो, बहुवचन
रूपः नृपः। उसी प्रकार पुत्र शब्द मान लीजिए, पुत्र, पुत्र शब्द का कर्ता एक वचन पुत्र, द्विवचन पुत्रो, बहुवचन पुत्रः। अगर 7 विभक्ति नहीं है तो कम से कम एक विभक्ति तो याद है कि नहीं आप सबको? याद है ना? तो एक विभक्ति जो है कि ये सारे का एक बार एक विभक्ति कर लीजिए। जब फिर से हम द्वितीय विभक्ति सीखेंगे तब पहली विभक्ति तो याद तो हो चुका है। अब क्या करना है? पहली और द्वितीय यानी पहली विभक्ति और दूसरी विभक्ति यानी कर्ता और कर्म को साथ में बोलना है। तो कर्म एक वचन में क्या होता है? बाला शब्द का बालम बालम, द्विवचन में बालौ बालम और बहुवचन में बालान। क्या आता है? कर्म बहुवचन में क्या आता है? बालान आता है। सही है। तो अब देखिए 2 विभक्ति हमें याद हो गया। कौन सा? कर्ता एक वचन में बालह, कर्ता द्विवचन में बालो और कर्ता बहुवचन में बालह। अब कर्म आया तो कर्म एक वचन में बालम, कर्म द्विवचन में बालो और कर्म बहुवचन में बाला। उसी प्रकार से यहाँ पर हम एक शब्द ले लेते हैं नृपः। तो कर्ता एक वचन में नृपः, द्विवचन में नृपो और बहुवचन में नृपाः। कर्म एक वचन में नृपम, द्विवचन में नृपो और बहुवचन में नृपान। उसी प्रकार पुत्र शब्द लेते हैं। पुत्र, कर्ता एक वचन में पुत्रः, कर्ता द्विवचन में पुत्रो और कर्ता बहुवचन में पुत्राः। कर्म एक वचन में पुत्रम, कर्म द्विवचन में पुत्रो और कर्म बहुवचन में पुत्रान। इनमें जो है कर्म में सिर्फ 2 ही शब्द याद करना था। कौन सा? बालम और बालन। द्विवचन का तो सेम टू सेम है ना, जो कर्ता में हम लोग देख चुके हैं। कर्ता द्विवचन क्या था? बाला शब्द का कर्ता द्विवचन बालो और कर्म द्विवचन में भी क्या आया? बालो। यानी वो तो एक बात याद हो चुका है। तो फिर कौन सा याद करना है? कर्म एक वचन और कर्म बहुवचन। कर्म एक वचन में क्या है? बालम और कर्म बहुवचन में बालान। 2 शब्द याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रह जाएगा ना? 2 शब्द तो आराम से याद रह जाएगा। पहले का 3 शब्द याद था, अब 2 शब्द को ही याद करना है, तो ये दूसरी विभक्ति हो जाएगी। तीसरी विभक्ति में 3 शब्द याद कर लेना है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालेन, बालाभ्याम और बालैहि, ये 3 शब्द ही याद करना है। बालेन, बालाभ्याम, बाले, बालेन, बालाभ्याम, बाले। पहले का हम याद कर चुके हैं, बालह, बालो, बालाह, बालम, बालो, बालन। अब क्या याद किए? बालेन, बालाभ्याम, बाले। ये 3 शब्द था, बालेन, बालाभ्याम, बाले। चतुर्थी से तो सिर्फ 2 ही शब्द याद करना है, चतुर्थी और पंचमी में। क्यों? क्योंकि बालाभ्याम हम सीख चुके हैं, बालाभ्याम तृतीया में आ चुका है ना। तो ऐसे अगर करके आइएगा तो आराम से 7 विभक्ति हो जाएगी। तो चलिए, कम से कम अभी प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता सभी को याद रहना चाहिए। इन सारे शब्दों का 1 बार 2 बार जितने बार बोलना है वो याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका ये पेज नंबर 37 में ये अर्थ दिया गया है। कुछ ऐसा शब्द जो अव्यय है, जिसका कुछ रूप में फेरफार नहीं है, तो ये अव्यय शब्द भी कौन कौन से है ये भी यहाँ पर दिया गया है 38 नंबर पेज पे। और फिर हमें यहाँ से वाक्यानुवाद करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ये वाक्यानुवाद का एक रूल है, कैसे है? अगर मान लीजिए संस्कृत अनुवाद करना है तो पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है? ये शब्द क्या लिखा है? संधि रहित। संधि रहित अर्थात इसका मूल विभक्ति में हमें लिखना है। क्या करना है? इसका मूल विभक्ति लिखना है। जैसे एक शब्द यहाँ पर था, तुम सब कहाँ जाते हो, तो जाने के लिए धातु क्या है? गम धातु आएगा। गच्छ धातु नहीं है, धातु गम ही है। गच्छ तो उसका क्या है? आदेश वाला रूप है, गम धातु है, तो गम धातु। और यहाँ पर तुम सब कौन से पुरुष में आया? तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष किसमें आया? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन का सर्वनाम क्या होता है? यूयम होता है, यूयम। तो ये कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन हो तो क्रियापद भी क्या होगा? मध्यम पुरुष बहुवचन का होगा कि नहीं?
तब मध्यम पुरुष बहुवचन क्या हो गया, यूयम गच्छत, यानी तुम सब जाते हो। और कहाँ, तो कहाँ के लिए एक अव्यय है क्व या तो फिर कुत्र, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। तो ये वाक्य वाचक है यूयम क गच्छत, ये संधि रहित हुआ। अब संधि सहित में क्या करना है, तो म के पदांत म के बाद कोई भी व्यंजन आए तो म का क्या होता है, अनुस्वार होता है ना। तो ये म का अनुस्वार कर देंगे, यूयम क गच्छत, जो यहाँ पर लिखना है। इसी हिसाब से ये एक हमारा पैटर्न या तो फिर ये हमारा एक फॉर्मेट होना चाहिए। पहले कैसे लिखना है, संधि रहित अर्थात मूल विभक्ति में, और वो हो जाए उसके बाजू में जो है वो संधि सहित करनी है। अब यहाँ पर जो यूयम क गच्छत म का अनुसार किए, क्यों करना है म का अनुसार, नियम से हुआ है। कौन सा नियम से, तो वो याद आना चाहिए, पहले पाठ में हम सीख चुके थे, पदांत म के बाद कोई भी व्यंजन आए तो म का अनुस्वार अथवा तो म के बाद में रहे हुए व्यंजन का अनुनासिक होता है। नियम आया था ना। तो वो सब नियम अब एक एक करके जैसे जैसे वाक्य बनाते जाएंगे तब नियम याद करते जाएंगे और उसके सामने संधि करते जाएंगे। अगर कोई संधि वाला हो तो पहले उसका संधि विच्छेद करना है। कहां पर, वो आएगा संस्कृत में। जैसे ये संस्कृत है तो संधि विच्छेद है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक वाक्य है, क्या वाक्य लिखा गया है यहाँ पर, हम यहाँ खड़े। आवामीह तिष्ठावह। अब इस प्रकार का वाक्य आया तो क्या अर्थ है इसका, कैसे जानेंगे, तो पहले इसका संधि विच्छेद करना है। क्या करना है, संधि विच्छेद। क्या आएगा संधि विच्छेद में, तिष्ठावह है, तो तिष्ठावह कौन से पुरुष कौन से वचन में आता है, उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष द्विवचन में आता है। तो उत्तम पुरुष द्विवचन का सर्वनाम क्या आएगा, आवाम। आवाम। तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि आवामीह 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 कहीं तो आया नहीं, तब किससे पकड़ना है, क्रियापद से। क्रियापद के अनुसार ही कर्ता होता है। तो क्रियापद यहाँ पर उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो कर्ता भी किसमें आएगा, उत्तम पुरुष द्विवचन। तब उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या आता है, अहम के बाद आवाम, इसीलिए संधि क्या होगी, आवाम, और उसके बाद तिष्ठाव। अब क्या बचा यहाँ पर, आवाम रहा, क्या ना, आवाम यहाँ पर विच्छेद हो गया, तो क्या रहा यहाँ पर, ई और ह, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, इह। ये एक रूल होना चाहिए कि आवाम इह तिष्ठा वह, ये संधि विच्छेद किए। अब इसका हम क्या करेंगे, वाक्यानुवाद। अब यहाँ पर वाक्यानुवाद कर देंगे, आवाम अर्थात हम दोनों, यह अर्थात यहाँ, और तिष्ठावह का मतलब होता है क्या, खड़े हैं। तो इस प्रकार से वाक्यानुवाद का प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में वाक्यानुवाद देखेंगे। संडे है, पूरा के पूरा वाक्य यहाँ पर ये जो शब्द है, शब्द आदि देख लीजिएगा। हाँ, ट्राई करके आइएगा कि कुछ वाक्य यहाँ पर आप बना कर लाएं। उसके बाद अगर नहीं बनाए वो तो यहाँ तो बनाना है, लेकिन पहले अपने आप से ट्राई करना है, बाद में यहाँ पर जो जी वो बोलना है। किसी का अगर वहाँ पर गलत किया हो तो उसको वहाँ पर सुधार लेना है। चलिए, नमो नमः, प्रणाम।